Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss the question paper of PS State Science 2016. ठीक है जी, 2018 वाला हमने रिवाइज कर लिया था, अब हम करेंगे 2016 का। सबसे पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो जी एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं क्विक लाइम में वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है जी, तो क्विक लाइम का फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए, दैट इज CaO। तो अगर उसका फॉर्मूला ही CaO है तो इसमें कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके पास। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितने होंगे। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है, देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। राइट, ये इधर भी लिखा हुआ मैंने। गिवन मास मतलब जो आपको दिया गया है, तो आपको कितना मास दिया गया, 12 ग्राम। राइट, मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 32। तो दोनों को डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर है आपका C ऑप्शन। ठीक है जी, आप खुद भी करके देख सकते हो, इसका करेक्ट आंसर यही है। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। नाउ कम्स द नेक्स्ट। रदरफोर्ड थे, जो आपको पता है रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। रदरफोर्ड जी ने जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्कैटर किए थे, कुछ क्या है पहले ही गिर गए थे, ठीक है, क्योंकि उनकी एनर्जी कम थी, कुछ स्कैटर कर गए थे, कुछ अनडिफ्लेक्टेड थे, कुछ डिफ्लेक्टेड थे, कुछ 180 डिग्री पे गए, कोई 90 डिग्री पे गया, तो मतलब डिफरेंट राइट। तो उनका जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो किस चीज़ की डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से ये तीन तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो जे थॉमसन ने किया था, चैडविक ने किए थे, तो इसमें से तीनों में से तो कोई नहीं है। रदरफोर्ड जी ने बात की थी एटॉमिक न्यूक्लियस की। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट पे होता है एट रूम टेम्परेचर। तो ये तो हम सबको पता, देखिए जी इसका सही आंसर है मरकरी। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट, कोवलेंट बॉन्ड में, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, राइट। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच का प्रॉपर बॉन्ड। ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है इसमें क्या होता है कि प्रॉपर शेयरिंग होती है, कि अगर कार्बन के पास यहाँ पे क्या है, कार्बन के कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6 है, तो इस कार्बन के भी कितने 3 4 5 6, तो ये इक्वली क्या है शेयर करेंगे, राइट। तो जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है ना, इनमें पहले तो ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, देखिए ट्रांसफर तो होते हैं बट इक्वली होते हैं, तो पूरा सेंटेंस तो ये नहीं है। दूसरा, एक एटम डोनर है, दूसरा एक्सेप्टर है, नहीं जी, दोनों ही एक दूसरे से एक्सेप्ट करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड ओनली बाय वन एटम, नहीं जी, दोनों करते हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, दैट इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन टू एटम्स। ठीक है जी, इक्वल शेयरिंग होती है, अगर इस कार्बन ने अपने 2 दिए तो ये कार्बन भी अपने 2 देगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इजी है, इंटरेस्टिंग है, राइट। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए जब हम क्या करते हैं, C को C से कनेक्ट करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक आपने पढ़ी होगी, तो उसको क्या करते हैं हम, मतलब बॉन्डिंग्स बनाते हैं, राइट। ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, राइट। तो ये क्यों होती है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है, अपनी कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से। कैटिनेशन क्या होता है, जब आप लिंक करते हो, जैसे चेन होती है ना, चेन, ये जो कार्बन कार्बन की चेन चल रही है इसको कैटिनेशन बोलते हैं, मतलब ये एक प्रॉपर चेन बनाता है कार्बन की, ठीक है, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, और इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं, राइट। तो कार्बन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, लिंकेज प्रॉपर्टी होती है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन, जो एक एसिड है, ठीक है जी, एसिड आपको पता है हाइड्रोजन आयंस देता है हमें, और बेस हमें हाइड्रोक्सिल आयंस देता है, राइट। तो जो एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, कि कितने कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फर्निश किए गए आयोनाइज करने पर, मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये तो आप सबको पता होगा कि जो एसिड होता है वो हमेशा क्या देता है हमें, H पॉजिटिव, राइट, और जो बेस होता है हमें हमेशा क्या देता है, OH नेगेटिव, दैट इज हाइड्रोक्सिल आयंस। तो इससे ही आंसर्स आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो वीडियोस बहुत सारी हैं साइंस की, हर एक टॉपिक पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट,
न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 128, द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन है हमारे पास, उसमें 40 ग्राम हमने क्या है कॉमन सॉल्ट डाला इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसकी मास परसेंटेज निकालनी है। तो जी सिंपल सा फॉर्मूला है मास परसेंटेज का, दैट इज सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इनटू 100। तो सोल्यूट क्या होता है, जो आप स्मॉल अमाउंट में डाल रहे हो, स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे क्या है कॉमन सॉल्ट डाल रहे हो, राइट, कितना 40 ग्राम, तो हो जाएगा 40 अपॉन सोल्यूशन कितना बना, मतलब 40 प्लस 320 सारे को मिलके ही सोल्यूशन बना, मल्टीप्लाई 100, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देती हूँ, वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया। 4 ऑप्शन ये आपके पास दिए गए हैं, ठीक है जी, इनमें से आप अपना आंसर बता दीजिएगा। फॉर्मूला फिर से रिपीट कर देती हूँ, सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट मतलब दोनों का ऐड मल्टीप्लाई 100, तो उससे परसेंटेज निकल जाएगी, बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ की ऑफ अ मैकेनिकल पियानो, ठीक है, पियानो बजा रहे हो, उसकी जो कीज़ होती हैं, राइट, वो तारें होती हैं ना, वो आप क्या कर रहे हो, उन कीज़ को बजा रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, एक बार आपने बजाया इट्स ओके, ठीक है, फिर से आपने बजाया, बट इस बार जो आपको वॉइस है वो ज़्यादा लाउड आई, ठीक है, आपने हार्डर बजाया बहुत ज़ोर से, वो जो बटन होते हैं ना पियानो के, पहले तो आप बहुत जेंटली लगे हुए थे, बाद में आपने बहुत हार्डली क्या है उस बटन को दबाया। इन द सेकेंड केस, तो जब आपने हार्डली दबाया तो क्या होगा, तो साउंड क्या है लाउडर ही होगी, बट पिच क्या है वो कभी भी डिफरेंट नहीं होती, ठीक है जी। हाई लो मतलब जो पिच होती है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। अभी आपको सिंपल सा पूछा गया है कि साउंड का क्या होगा, तो साउंड क्या है लाउडर होगी, ठीक है जी, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Now comes the next question, a ray of light is traveling in the glass, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.52, एंड फिर वाटर में एंटर किया 1.33, तो रे ऑफ लाइट का क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जी आपको पता है जब भी लाइट है जो क्या है डेंसर टू रेयर एंटर करती है, तो वो जो लाइट है ना वो नॉर्मल से दूर बेंड करती है, याद रखना, ठीक है जी। अगर वो क्या हो रेयर टू डेंसर हो तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगी, अदरवाइज क्या होगा कि जो वो लाइट है, अगर सिंपल मैं बताती हूँ, अगर कि ये आपके पास सरफेस है, ठीक है जी, लाइट क्या है डेंसर टू रेयर गई, ठीक है, तो वो क्या करेगी जो आपका नॉर्मल है ना उससे बहुत ज़्यादा दूर होगी, ठीक है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, याद रखना डेंसर टू रेयर जब भी लाइट जाती है तो क्या होगी इट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो आपका कौन सा आंसर सही होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है, ठीक है जी, तो उन्होंने पूछा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है जब आप सर्किट को सीरीज में लगाते हो। तो देखिए जी आपने सर्किट को सीरीज में लगाया, सीरीज क्या होता है प्रॉपर लाइन में, पैरेलल क्या होता है, पैरेलल भी बता देती हूँ, जब एक के नीचे दूसरा फिर तीसरा, राइट, तो सीरीज की बात हो रही है, तो सीरीज में उन्होंने बोला कि क्या होगा, तो हमें पता है हम एक ही करंट देते हैं, तो करंट तो हमारा क्या रहेगा सेम रहेगा, बट जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस 1 है रेजिस्टेंस 2 है, तो हमारी वोल्टेज क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास सी ऑप्शन, दैट इज करंट इज सेम बट वोल्टेज क्या है डिवाइड कर जाएगी रजिस्टर में जाके, राइट। देन एक पर्सन है वो कनकेव मिरर यूज़ कर रहा है शेविंग के लिए, तो ये भी देखो एक क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन बना कि शेविंग मिरर्स मतलब शेविंग के लिए हम कौन से मिरर्स यूज़ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कनकेव मिरर यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ रखा है, राइट। देन तो उन्होंने पूछा तो किस पोजिशन पे ऑफ हिज फेस इज इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है, जो पर्सन है वो क्या शेविंग कर रहा है, ठीक है, तो उन्होंने पोजीशन पूछी है कि उसके फेस की क्या होगी मिरर के सामने, तो वो क्या होगी बिटवीन द पोल एंड द फोकस, क्योंकि जो पर्सन है वो क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, मिरर के बीच में खड़ा है, वो शेव कर रहा है, तो क्या है पोल एंड हमारे फोकस के बीच में, तो क्या होगा इसका सही आंसर बिटवीन द पोल एंड द फोकस। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एक न्यूमेरिकल है कि उन्होंने बोला कि आपके पास
टीवी सेट है, पिक्चर ट्यूब एमिट कर रही है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। करंट ड्यू टू बीम, इतना करंट है उसका। तो देखिए पहले मैं आपको ये बता देती हूँ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19, राइट। और आई कितना है आपका, करंट कितना है, दैट इज 10 MA, राइट। तो इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10⁻³ ठीक है जी। वैल्यूज पता लग गई अब आपको। अब उन्होंने पूछा कि कितने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे हर एक सेकंड में, तो हमारे पास टी कितना हो गया, दैट इज 1 सेकंड, क्योंकि उन्होंने हर सेकंड का पूछा है। तो एक सिंपल सा नॉर्मल सा एक फॉर्मूला लगेगा जिसको हम कहते हैं I इज इक्वल टू Q/T, ठीक है जी। करंट इज इक्वल टू Q/T। अब Q किसके बराबर होता है, Ne/T, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो। N क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, E भी आपके पास दिए गए हैं, ठीक है जी। तो T क्या है, टाइम आपके पास दिया गया है, तो सिंपल सी वैल्यू पुट करनी है। कहने का मतलब इसमें आपने क्या निकालना है, N निकालना है, ठीक है। तो वैल्यूज ये आपने नोट कर लिया हो, तो इसके आगे मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। तो फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू Q/T, Q किसके बराबर है, Ne/T। आपने N निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, N इज इक्वल टू I इंटू T/E, राइट। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट करनी और आपको आंसर मिल जाएगा। और यही आपके लिए एक होमवर्क है। 2 न्यूमेरिकल्स थे, दोनों के आंसर्स फॉर्मूला मैंने बता दिए हैं। आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताएंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मैं रब कर देती हूँ ताकि आपको ऑप्शंस पता लग जाए। नेक्स्ट, फॉर एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, एक ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन, तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा। पहला तो आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा होगा। सेकंड लॉ क्या कहता है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, राइट, हाफ ऑफ AT स्क्वायर, ये आपको पता होगा। देन तो उसके पास u क्या होता है, आप सबको पता है, u होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, मींस स्टार्टिंग वेलोसिटी। t हमारे पास टाइम होता है, राइट। a हमारे पास एक्सेलरेशन होती है। तो उन्होंने सिंपल सी आपको देखिए बात कही है कि जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, मतलब s है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के स्क्वायर के। तो अगर आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो टाइम के साथ साथ चल रही है, तो दोनों ही मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी आपकी डिस्प्लेसमेंट उस अकॉर्डिंग टाइम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि वो ऊपर अपने प्रॉपर स्पीड पे चल रही है, प्रॉपर एक्सेलरेशन विद द प्रॉपर स्पीड, राइट। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो एक पानी का टैंकर है, वो 2/3 फील्ड है ऊपर तक, ठीक है। पानी का टैंकर है वो ऊपर तक फील्ड है, कितना, 2/3। वो जा रहा है अपनी स्पीड पर, ठीक है। एकदम से क्या लगी, ब्रेक लगी, तो उसका पानी पीछे को गिरेगा, आगे को गिरेगा और राइज होगा, या पीछे को गिरेगा और राइज होगा, या कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो देखिए हम सबको पता है पानी की टैंकर है, चाहे हम बस में भी जाते हैं, कई बार खड़े होते हैं, एकदम ब्रेक लगती है तो हम क्या करते हैं, आगे को जाते हैं, राइट। तो क्या होगा, ये जो पानी का टैंकर है आगे मूव करेगा और पानी क्या है, आगे को उछलेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, मूव फॉरवर्ड एंड राइज। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से ये क्वेश्चन देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है, सिंपल है। ऑब्जेक्ट है इज पुट ऑन बाय 1 in 3 लिक्विड्स हैविंग डेंसिटीज, ठीक है। मतलब आपके पास एक लिक्विड है, ठीक है, कोई भी आपके पास एक लिक्विड है, उसमें आपने एक ऑब्जेक्ट डाला, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने उसमें डाला, ठीक है, एक एक करके। पहला जो ऑब्जेक्ट है वो तैरा विद 1/9 ऑफ दिस वॉल्यूम, ठीक है, मतलब आधा डूबा, इतना नहीं डूबा, ठीक है। फिर उसके बाद 2/11 डूबा, फिर 3/7। तो उन्होंने बोला कि इनके अकॉर्डिंग इनकी डेंसिटीज़ क्या होंगी, क्या जो D1 है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब वेट की बात की गई है, कौन सी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा डूबा उसकी डेंसिटी ही ज़्यादा होगी, राइट। किसकी, मतलब 3/7 पार्ट की, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, राइट। तो इसमें देख लीजिए D3 ग्रेटर कहाँ पे है, यहाँ पे D ऑप्शन पे, ठीक है।
मतलब जब आपने पहला डाला वो तो 1/9 था, मतलब इतना नहीं डूबा क्योंकि उसका वेट इतना ज़्यादा नहीं था, तो D1 तो होगा ही नहीं, वो तो बिल्कुल लाइट होगा। फिर आएगा 2/11 एंड लास्ट इज 3/7। सबसे ज़्यादा किसका होगा? 3/7 का। ठीक है जी, तो D3 सबसे ज़्यादा ग्रेटर होगा, D1 सबसे ज़्यादा कम होगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। एसिड रेन किससे बना होता है? तो एसिड रेन इज मेड अप ऑफ, एसिड रेन हम सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड, तो इसका सही आंसर NO2 एंड SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ही जब मैंने साइंस की प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी उसमें ही ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। ठीक है जी, ध्यान से देखना। नीता ने क्या किया, 2 से 3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन के डाले फूड पेस्ट पे और वो ब्लू ब्लैक हो गया। तो मैंने क्या करवाया था आपको, जैसे ही कोई भी सोल्यूशन ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाए और उसमें आयोडीन सोल्यूशन डाला जाए, वो कौन सा टेस्ट होता है आपका? स्टार्च टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? स्टार्च टेस्ट। और स्टार्च कहाँ पे प्रेजेंट होती है? कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। प्रोटीन मत करना क्योंकि प्रोटीन के टेस्टिंग में वॉयलेट कलर देता है वो। ठीक है, ब्लू ब्लैक हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स में देता है, तो कार्बोहाइड्रेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्कटा किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, कैस्कटा प्लांट है, अमर बेल बोलते हैं जिसको हम। ठीक है जी, तो इनमें से पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक तो देखो नहीं होगा क्योंकि जो ऑटोट्रॉफिक होता है वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो तो प्लांट्स होते हैं। हमने कैस्कटा की बात की है। कैस्कटा एक्चुअल में ऐसा ट्री होता है ना जिसकी जो बेल है वो नीचे को गिरी रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑटोट्रॉफ्स तो देखो नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक भी नहीं होगा क्योंकि सैप्रोफाइटिक वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। सिम्बायोटिक तो वो होता है जो हेल्पफुल होते हैं, मतलब एक दूसरे के फ़ायदा देखते हैं कि कहाँ पे हेल्प हो जाए उस अकॉर्डिंग, राइट। तो ये बचा क्या? पैरासाइट। पैरासाइट होते हैं जो अपने होस्ट प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं। तो जो कैस्कटा है जिसको हम अमर बेल भी बोलते हैं वो क्या है? अपने होस्ट पर डिपेंडेंट होता है भोजन के लिए, राइट। देन वेयर इज द इंटरसैलरी मेरिस्टम लोकेटेड इन अ प्लांट बॉडी? एक्चुअल में इंटरसैलरी मेरिस्टम क्या होता है? वो सेल जो डिवाइड करता है और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, राइट। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट्स अ बेस ऑफ द लीव्स और द इंटरनोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स पहले कहाँ पे आता है? सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में आता है। नेक्स्ट, मलेरिया कैसे कॉज होती है? बाय द प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन ऑफ प्लांट्स किस चीज से रिलेटेड है? फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म विद एग सेल एंड अनदर विद द पोलर न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2? मियोसिस 2 के कौन से कितने सेल्स फॉर्म्ड होते हैं? तो हम सबको पता है वो 4 सेल्स फॉर्म्ड होते हैं। नाउ पेडागोजी क्वेश्चंस आते हैं आपके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस प्रोसेस जो बच्चा है वो कंक्लूड करता है अबाउट द ऑब्जर्वेशन? तो वो क्या होता है? इन्फ्रेंस देना। एस्टिमेट नहीं लगाता, प्रिडिक्ट नहीं करता, इंटरप्रेट नहीं करता, इंटरफेरेंस। ठीक है, देन टीचिंग एड जो साइंस में होते हैं उनका इतना काम नहीं है, ये गलत बात है। सिर्फ प्राइमरी लेवल पे यूज़ किए जाते हैं बट सेकेंडरी पे उनकी ज़रूरत नहीं है। सेकेंडरी पे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सिर्फ बायोकेमिस्ट्री में यूज़ होते हैं, नहीं जी। और लेक्चर डिस्कशन मेथड से पढ़ाए जाते हैं, ये भी गलत बात है। शुड बी यूज रेगुलरली। देखो टीचिंग एड्स तो रेगुलर यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारी जो टीचिंग लर्निंग है वो इफेक्टिव हो, राइट। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा प्रिंसिपल है साइंस का जो हमें बताता है ताकि हम सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन चूज करें अगर हमने किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है? तो वो प्रिंसिपल होता है पर्सिमोनी का। पर्सिमोनी एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम कोई भी, जैसे हमने कुछ चीज़ बोलनी है तो उसको हम बहुत ही सिंपल वे में, जो एविडेंस है उसको सिंपल वे में दूसरे के सामने रख सकें, राइट। इतना मतलब कोई भारी भरकम इंग्लिश के वर्ड नहीं लेने, सिंपल वर्ड्स में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जिससे बच्चे की साइको मोटर डोमेन्स पता लगती है साइंस क्लास में? तो 3 तरह के डोमेन्स थे, कोग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर। कोग्निटिव हमारे माइंड से रिलेटेड है, ठीक है। अफेक्टिव हमारे हार्ट से रिलेटेड है। साइकोमोटर हमारे हड्डियों के मोटर एक्टिविटीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोटर एक्टिविटीज़ कहाँ पे हो रही हैं? डिस्कस करके? नहीं जी। यूनिट टेस्ट दे के? नहीं जी। क्वेश्चन आंसर सुन के? नहीं जी। लैब का काम करके खुद बच्चा कर रहा है, हाथों से कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है और सीख रहा है।
नाउ द लास्ट क्वेश्चन, स्टेम बेस्ड करिकुलम क्या होता है? तो स्टेम बेस्ड करिकुलम सबसे पहले बता दूं, वो एक इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है जहाँ पे साइंस, मैथ्स, हर तरह के सब्जेक्ट को एक साथ रखा जाता है, ठीक है, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो वो क्या हुआ, इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड अप्रोच, ठीक है जी। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो आपके 2016 साइंस में आए हुए हैं, और इसके बाद भी मैं आपके लिए वीडियोस लेके आती रहूँगी जब तक एग्जाम्स हैं आपके। एंड आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।